ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अकाउंट्स की शुरुआत है, तो जितनी भी हमारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, अगर हम इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, चूँकि ये शब्द बार बार वर्ड हमारे यूज़ होते रहते हैं, तो हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th टीएस गरेवाल चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म, आज मैं इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अकाउंट्स की शुरुआत है, तो जितनी भी हमारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, अगर हम इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, चूँकि ये शब्द बार बार वर्ड हमारे यूज़ होते रहते हैं, तो हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस विच अराइज आउट ऑफ ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हैं या बेचते हैं, वो सब बिजनेस ट्रांजैक्शन में आ जाता है, क्योंकि उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर भी इफेक्ट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। देयरफॉर एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू साइड। हर ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं। वन इज रिसीविंग द बेनिफिट, एक आदमी वो है जो बेनिफिट को रिसीव कर रहा है, एंड अनदर इज गिविंग द बेनिफिट, दूसरा आदमी बेनिफिट को दे रहा है। तो आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन एसेट्स विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज। तो हर बार हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी वो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज को करते हुए आगे बढ़ती है। अब दूसरा अकाउंटिंग टर्म आता है हमारा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जितने भी हमारे बिजनेस में चाहे कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो उन्हें हम अकाउंट कहते हैं। जैसे हमने सैलरी पे की है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे की है, वेजेस पे किया है, रेंट पे किया है, तो ये सारे हम रिकॉर्ड अकाउंट में करते हैं। तो इसलिए अकाउंट में इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। जब कोई आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैश लगाता है या अपने पास से कोई एसेट्स लगाता है जिसकी की मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो ये सब चीज़ें मिल करके हमारी कैपिटल कहलाती है। इट इज़ शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, पर क्यों दिखाते हैं? तो इसके लिए जवाब है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के कारण हम कैपिटल को बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं। कई बार एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि वाई कैपिटल इज शोन इन द लायबिलिटी साइड, तो उसका आंसर होता है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से हम कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अब हमें ये समझ आना चाहिए कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज दैट ओनरशिप एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ओनर हैज गिवन लोन टू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। देयरफॉर ओनर इज कॉल्ड इंटरनल क्रेडिटर टू द बिजनेस। दिस इज द रीजन दैट कैपिटल इज शोन इन द लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स इज द अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। जब प्रोप्राइटर
पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स या कैश को बिजनेस से विड्रॉ करता है, हम उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ इज द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। लाइबिलिटीज़ वो अमाउंट है जो बिजनेस ने आउटसाइडर्स को पे करनी है। लाइबिलिटीज़ टुवर्ड ऑनर इज कॉल्ड, अगर ऑनर के प्रति लाइबिलिटीज़ है तो हम कहेंगे इट इज इंटरनल लाइबिलिटीज़। एंड लाइबिलिटी टुवर्ड आउटसाइडर इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इट इज क्लासिफाइड एज अंडर। अब लाइबिलिटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और दूसरी है करंट लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आर दोज लाइबिलिटीज़ विच आर पेएबल इन मोर देन 1 ईयर। जो लाइबिलिटीज़ हमें 1 साल से ज़्यादा के पीरियड में पे करनी होती है आर कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर्स। इसके बाद आता है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ आर दोज लाइबिलिटीज़ विच आर पेएबल विद इन 1 ईयर। जो लाइबिलिटीज़ हम विद इन 1 ईयर पे करते हैं उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और शॉर्ट टर्म लोन। जो लाइबिलिटीज़ विद इन 1 ईयर पेएबल होती है हम उन्हें करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है एसेट्स। एसेट्स क्या है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी। एक बिजनेस या एंटरप्राइज के पास जो भी एसेट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। दे मे बी टेंजिबल, वो टेंजिबल भी हो सकती है और इंटेंजिबल, इंटेंजिबल भी हो सकती है। विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, जो बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं। एसेट्स आर क्लासिफाइड एज अंडर। एसेट्स को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब कोई बिजनेस में कोई एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए रखी जाती है, खरीदी जाती है, उसको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग समय के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं वो भी हमारी नॉन करंट एसेट्स होती है। देन आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स आज दोज नॉन करंट एसेट्स विच आर हेल्ड नॉट टू सेल, जिसको बिजनेस में बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, बट विद द पर्पज टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खरीदी जाती हैं। अब इनको भी आगे क्लासीफाई किया गया है। पहला टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन बाय द आइज एंड वी कैन टच द, जो आंखों से भी दिखाई देती है और जिनको हम टच भी कर सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है? फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ये सब हमारे बिजनेस में, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ये सब टेंजिबल एसेट्स। देन आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन बाय द आइज, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट टच दम, हम उनको छू भी नहीं सकते। ओनली वी कैन फील दम, हम केवल उनको महसूस कर सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है? गुडविल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ट्रेडमार्क हैं, ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल डेटर है, बीआर है, स्टॉक है, स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सब क्या है? हमारी करंट एसेट्स है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स, तो आप यही लिखेंगे, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, डेटर्स है। देन फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स
आर नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, ना तो ये टेंजिबल होती है ना ही इंटेंजिबल होती है। एग्जाम्पल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती है, सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। या डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, हमने कोई डिवेंचर इशू करे हैं, वो डिस्काउंट पर इशू किए या लॉस पर किए हैं, वो भी फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। और यहाँ एक वर्ड आया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करते हैं उन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट, आज हमने कोई एडवर्टाइजमेंट किया, उसका इफेक्ट आने वाले कई सालों तक रहता है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be converted into cash within a very short period. Within a very short period कितना हुआ? Within 3 months और 90 days। जो 3 महीने या 90 दिन के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, हम उन्हें लिक्विड एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, डेटर है, BR है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है रिसीट्स। Receipts is the amount received or receivable for selling goods or services or assets। जब गुड्स, सर्विसेज या किसी एसेट्स को बेचने से हमें कोई इनकम होती है, प्राप्ति होती है, उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज अंडर, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? It is the amount received in normal course of business received against sale of goods or services। जब बिजनेस में हम कोई गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं और वो जो हमें पैसा मिलता है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। दे आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और अगर बिजनेस जो है NPO की कैटेगरी में आता है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आता है, तो तब हम इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जब हम किसी फिक्स एसेट्स को बेच करके कुछ पैसा हमारे पास आता है, या किसी बिल्डिंग को बेचते हैं या फर्नीचर को बेचते हैं, वो हम कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में दिखाते हैं। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट ऑन एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं या गुड्स खरीदते हैं या कोई सर्विसेज खरीदते हैं, उसको एक्वायर करने में जो भी हम खर्च करते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब ये भी 3 कैटेगरी में होते हैं। नंबर 1 है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर टू एक्वायर एसेट्स। जब किसी एसेट्स को खरीदने में कुछ पैसा खर्च किया जाता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जिससे हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। दे आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। हम इनको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर विच आर कंज्यूम्ड इन ए अकाउंटिंग पीरियड। जो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम कर लिए जाते हैं उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल, सैलरी पेड, रेंट पेड, बेड डेट्स, एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Deferred revenue expenditure are those expenditure which are written off in more than one accounting period। जब 1 साल से ज़्यादा के पीरियड में जिन एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो कि हैवी अमाउंट पर हमने पैसा खर्च किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो उसका इफेक्ट आने वाले कई सालों तक रहता है, इसलिए हम इन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखते हैं। और जो स्मॉल अमाउंट पेड ऑन एडवर्टाइजमेंट,
वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू कमाने के लिए जो भी खर्च किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस में आते हैं। इट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज अंडर नंबर 1 प्रीपेड एक्सपेंसेस, नंबर 2 आउटस्टैंडिंग। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर देते हैं करंट ईयर में ही, उनको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। इट्स अनदर नेम इज अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। इसको हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इट इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इन्हें हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं। एग्जाम्पल, सैलरी पेड इन एडवांस। हमने किसी एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दे दी। देन आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी पेएबल, यानी कि जो एक्सपेंसेस अभी हमने पे करने हैं, पे नहीं किए, आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उन्हें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। दे आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इनको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। एग्जाम्पल, वेजेस पेएबल, अनपेड टैक्स, ये सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो हम प्रॉफिट कमाया जाता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज अंडर। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल। सेल से जो पैसा आता है उसमें से जो हम डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। नेक्स्ट है नेट लॉस, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इज द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू। जब हम रेवेन्यू में से अपने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। यह हमारा बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट होता है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और बाद में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लॉस। लॉस क्या है? लॉस इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर इट्स रेवेन्यू। जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू यानी कि इनकम कम होती है, तो वो हमारा लॉस होता है। और नेट लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं और बाद में हम इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? इट डिक्रीजेज द ऑनर्स इक्विटी। ये कैपिटल को माइनस कर देता है या कम कर देता है। नेक्स्ट टर्म हमारी है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड विच आर परचेज टू बी सोल्ड। जो भी हम बिजनेस में माल खरीदते हैं बेचने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड। इसको आगे कैटेगराइज किया गया है। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज का मतलब क्या है? परचेज इंक्लूड्स कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज बोथ। दे आर शोन, इट इज शोन in debit side of trading account. सेल्स क्या है? सेल्स इंक्लूड्स कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स बोथ. It is shown in credit side of trading account. हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देते हैं। अब परचेज का रिवर्स होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का मतलब है जो हमने माल खरीदा था उसको रिटर्न किया, तो इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड।
इसको हम परचेज में से माइनस कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। इसी तरह सेल्स रिटर्न, और इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। जो हमने माल बेचा और किसी कस्टमर ने हमें माल लौटा दिया, उसे पसंद नहीं आया, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसको हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, और उसको हम परचेज सेल में से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड को माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा गुड्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री है। तो स्टॉक और इन्वेंट्री इज ए टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल। In the ordinary course of business, it is classified as number 1 opening stock और number 2 closing stock। बिजनेस में जो स्टॉक माल बेचने के लिए रखा रहता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। इसकी दो कैटेगरी बनी, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? जो बिगिनिंग में बैलेंस होता है, यानी कि ऑन 1 अप्रैल, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। और जो 31 मार्च को स्टॉक का बैलेंस होता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और बाद में फिर हम बैलेंस शीट की एसेट्स में भी दिखाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। इट इज द सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स और बिल रिसीवेबल का जो टोटल होता है उसे हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। इट इज द सम ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का जो सम है, टोटल है, उसे हम ट्रेड पेएबल कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट की एसेट्स में आते हैं और ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाते हैं। नेक्स्ट है डेटर्स। अक्सर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि हु इज डेटर। तो डेटर इज ए पर्सन who owes amount to the business on account of credit sale of goods or services। जब कोई फर्म किसी भी कस्टमर को क्रेडिट सेल करती है तो जो भी पर्सन जो उसको माल बेचते हैं उसे हम डेटर कहते हैं। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर इज ए पर्सन टू whom an amount is owed on account of credit purchase of goods and services। जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो हम उन्हें कहते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाते हैं, डेटर को बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाते हैं। डेटर्स को हम करंट एसेट्स में दिखाते हैं और क्रेडिटर्स को करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं। नेक्स्ट है वाउचर। अक्सर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज वाउचर? तो वाउचर इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड बेसिस फॉर ए ट्रांजेक्शन। बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। वाउचर का मतलब कैश मेमो, बिल, हम उन्हें वाउचर कहते हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट इज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। डिस्काउंट क्या है? इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू ए कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। जब एंटरप्राइज अपने कस्टमर को प्राइस में कुछ डिस्काउंट देता है, यानी कि कम लेता है, हम उसे डिस्काउंट कहते हैं। अब ये डिस्काउंट भी 2 तरह की होती है। नंबर 1 कैश डिस्काउंट। और नंबर 2 ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होती है? कैश डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश। इट इज शोन इन द बुक्स। कैश डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? इट इज शोन इन द बुक्स। इसको हम बुक्स में दिखाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज नॉट शोन इन द बुक्स। इट इज नॉट शोन इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट का हम क्या करते हैं? इट इज
डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस प्राइस, हम इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देते हैं। और कैश डिस्काउंट क्या है? इट इज शोन इन द बुक्स, इट इज अलाउड टू मोटिवेट द कस्टमर टू पे द मनी इन टाइम, उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। जब कोई कैश पेमेंट करता है तब हम उसे कैश डिस्काउंट देते हैं। एक तीसरा वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड आता है, रिबेट। क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज रिबेट। रिबेट भी एक तरह की डिस्काउंट है, बट इट इज अलाउड ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। डिस्काउंट, इट इज अलाउड ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। तब हम रिबेट देते हैं। तो तीनों टेक्निकल वर्ड थे, ये हमने डिस्कस किए। और नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्या होता है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। ग्रेजुअल डिक्रीज in the value of assets is called depreciation. डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाते हैं? इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। इट इज शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा देते हैं। और जब ये एडजस्टमेंट के रूप में दिया होता है तो तब हम इसे बैलेंस शीट में एसेट्स में से भी माइनस करके दिखाते हैं। और इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन, insolvent is a person who fails to pay his debt, who fails to pay his debt. Insolvent is a person who fails to pay his debt, or he is in not a position to pay his debt, यानी कि वो अपने कर्ज का पेमेंट करने की हालत में नहीं है। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जो अपने कर्ज को पेमेंट करने की हालत में होता है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज ए पर्सन हु इज able to pay his debt। एक और अकाउंटिंग टर्म है बैड डेट्स। बैड डेट्स इज द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल। बैड डेट्स is the amount
विच इज इररिकवरेबल, यानी कि जो हमारा रुपया बिजनेस में मारा गया हम उसे बैड डेट्स कहते हैं। और एक लास्ट पॉइंट और रह गया, एंटिटी। अक्सर एंटिटी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी। एंटिटी मीन्स an economic unit, an economic unit। एंटिटी क्या है? एक इकोनॉमिक यूनिट है विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को जितने भी इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया और मोस्टली इनमें से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है, एडवाइस है कि आप इन सभी अकाउंटिंग टर्म्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि ये वर्ड आपको आगे जब अकाउंट्स पढ़ेंगे बहुत काम आएंगे। तो आपको पता रहेगा भी डेटर है तो क्या होता है, स्टॉक है तो क्या है, क्रेडिटर है तो क्या है। तो इसलिए इन सभी अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारे अकाउंट का बेस बनता है। तो इस तरीके से आज हमने अकाउंटिंग टर्म्स का टॉपिक डिस्कस किया और आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।